नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी एकता की बातें आजकल थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से होने लगी हैं। जब से राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए हैं संसद की सदस्यता से, और ये ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी सज़ा पर रोक नहीं लगी तो वो शायद 8 साल तक जो है संसद से बाहर रहेंगे। तो ऐसे में विपक्षी दलों में एकता की बातें थोड़ी तेज़ हो गई। सवाल यह है कि भविष्य में क्या होगा, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अतीत में क्या हुआ है उससे समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी एकता कितनी कारगर होती है या नहीं, और होती है तो उसका क्या असर होता है। लेकिन आज मैं केवल इस पर बात करने नहीं, ये तो खाली रेफरेंस के तौर पर आपको पिछला बताऊंगा। दरअसल आज का जो मुद्दा है वो ये है कि विपक्ष की असली समस्या क्या है। विपक्षी एकता हो या न हो, दोनों स्थितियों में विपक्ष की भारत के मतदाता की नज़र में क्या स्थिति है, क्या छवि है, क्या धारणा है, उसके बारे में इस पर बात करूंगा। तो अतीत की बात करें तो अब तक 1952 से लेकर आज तक 2023 तक 3 बार विपक्षी दलों में एकता हुई है चुनाव से पूर्व। 2 बार सफल हुई, 1 बार असफल हुई। पहली एकता ही असफल हुई थी जो 1971 में हुई थी। 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ सारी पार्टियां एकजुट हो गई थी। 1967 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। इंदिरा गांधी ने मध्यावधि चुनाव कराने का फैसला किया। जब उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रिवी पर्स ख़त्म करने की कोशिश की, ये सब कदम उठाए, उसके बाद उनको लगा कि यही समय है मैंडेट लेने का, नया जनादेश लेने का। पार्टी में स्प्लिट हो चुकी थी 1969 में, निजलिंगप्पा का गुट कांग्रेस जो है अलग हो चुका था। तो 1971 में विपक्ष एक हुआ और बना ग्रैंड अलायंस। उसमें सभी दल इकट्ठा हुए, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि बुरी तरह से फ्लॉप रहे। इंदिरा गांधी को 2/3 बहुमत मिला। उसके बाद दूसरी एकता हुई 1977 में। 1975 की इमरजेंसी का असर था, जयप्रकाश नारायण के नैतिक बल का असर था, और इमरजेंसी के अत्याचार का असर था कि जितने विपक्षी दल थे उनके पास साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जेल से निकले और एक साथ हुए। ये हुआ कि अगर अभी साथ नहीं आए तो हम में से कोई बचेगा नहीं। इमरजेंसी से बचकर निकल आए हैं। तो इसलिए, और जेपी का दबाव था, जेपी और आचार्य कृपलानी का, कि अगर पार्टी बनानी है तो ये गठबंधन नहीं चलेगा, मर्जर होना चाहिए, विलय होना चाहिए। तो सभी दलों का विलय हो गया। लेफ्ट पार्टीज़ को छोड़कर बाकी पार्टियां मिल गई और जनता पार्टी बनी। इतिहास में अकेली पार्टी थी जो पार्टी बाद में बनी, जो औपचारिक गठन बाद में हुआ, सरकार पहले बन गई उसकी। लेकिन 77 की इतनी बड़ी एकता, इतने बड़े अत्याचार के खिलाफ बनी एकता, संविधान को ख़त्म करने के खिलाफ, इमरजेंसी के अत्याचार के खिलाफ, जेपी और आचार्य कृपलानी के नैतिक बल से बनी हुई ये पार्टी 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई और टूट गई 1979 में। तीसरी एकता हुई 1989 में। इस बार गठबंधन हुआ। इस बार वीपी सिंह कांग्रेस से निकले, जनता दल बना कुछ पार्टियों को मिलाकर, उनका जन मोर्चा, लोक दल ए, लोक दल बी और जनता पार्टी, इनको मिलाकर एक जनता दल बना। और जनता दल का सीटों का समझौता हुआ भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट फ्रंट से। तीनों को मिलाकर बहुमत आ गया संसद में। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 11 महीने सरकार चल नहीं पाया। मधु लिमय ऐसे व्यक्ति थे, समाजवादी नेता मधु लिमय, जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी जब सरकार बन गई। तो उन्होंने कहा ये चलेगी नहीं। उनसे पूछा गया क्यों नहीं चलेगी, तो उन्होंने कहा कि जब तक गठबंधन के साथी सत्ता में हिस्सेदार नहीं बनते तब तक गठबंधन नहीं चलता। तो उन्होंने कहा था, जो वो सही साबित हुआ, और 11 महीने में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। क्यों गिरी, कैसे गिरी, वो सब काफ़ी पहले बता चुका हूँ, उसको दोहराऊंगा नहीं। अब वर्तमान पर आते हैं। फिर से गठबंधन की बात हो रही है। तो एक तो मेरी बड़ी दृढ़ मान्यता है कि गठबंधन तभी कामयाब हो सकता है, या कामयाब होने की संभावना हो सकती है, जब गठबंधन में 2 या उससे ज़्यादा मल्टी स्टेट पार्टीज़ हों।
अभी जो जो स्थिति है भारतीय राजनीति की, विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं उसमें सिर्फ कांग्रेस मल्टी स्टेट पार्टी है। आम आदमी पार्टी टेक्निकली है, पंजाब और दिल्ली में है, तो उसको मल्टी स्टेट कहना शायद जो है मल्टी स्टेट की जो परिभाषा है उस पर उसके अनुरूप बैठता नहीं। तो एकमात्र मल्टी स्टेट पार्टी है, तो इसलिए गठबंधन की कोई केमिस्ट्री नहीं बनती, केवल अर्थमेटिक बनती है। वो अर्थमेटिक चुनाव से पहले बने या चुनाव के बाद बने, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। अगर सब विपक्षी दल एक भी हो जाएं तो एक दूसरे के राज्य में कोई वोट नहीं बढ़ा सकते, कोई सीट नहीं बढ़ा सकते। तो ये है कि चुनाव से पहले एक होंगे, बड़ी संख्या में आते हैं, तो ये दावा होगा उनका सरकार बनाने के समय, हम चुनाव पूर्व गठबंधन के साथी हैं, इसलिए हमारा दावा है अगर एनडीए से ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं तो। मेरा मानना है कि न नौ तेल होगा न राधा नाचेगी, लेकिन राजनीति को संभावनाओं का खेल कहते हैं और चुनाव के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। इस लिहाज से देखें तो मान लीजिए कि गठबंधन होता है, हम मान लेते हैं कि सारी पार्टियां जो गठबंधन की इच्छुक हैं, साथ आना चाहती हैं, सब एक हो जाती हैं। हम ये भी मान लेते हैं कि कांग्रेस से जिनको नाराज़गी थी वो भी साथ आ जाएं, जैसे आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, केसीआर की बीआरएस, ये पार्टियां भी साथ आ जाएं तो भी समस्या क्या होगी। अब आप कह सकते हैं, आमतौर पर जब गठबंधन की बात होती है, विपक्षी एकता की बात होती है, तो होता है कि नेतृत्व कौन करेगा, नेतृत्व नेता के सवाल पर बंटवारा हो जाएगा, टूट हो जाएगी। हम तो ये भी मानने को तैयार हैं कि नेता का सवाल हल कर लेंगे। मान लेते हैं कि नेता का सवाल जो है चुनाव बाद तय करने के लिए छोड़ देंगे और बिना किसी को प्रोजेक्ट किए चुनाव लड़ सकते हैं, और हो सकता है किसी के नाम पर सहमति बन जाए, प्रोजेक्ट करके भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये सब बातें मान लेता हूँ। इससे आइडियल सिचुएशन विपक्षी एकता के लिए आप बताइए क्या हो सकती है कि जितने विपक्षी दल हैं, उन जो गैर एनडीए विपक्षी दल हैं, उनमें बीजेडी को छोड़ दीजिए, नवीन पटनायक की, और जगन मोहन रेड्डी की वाईआरसीपी को छोड़ दीजिए, टीडीपी को छोड़ दीजिए, इस तरह से छोटी मोटी एक दो चार और पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो बाकी सब पार्टियां हम मान कर चलते हैं कि मिल गए, साथ आ गए, साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। सब ने तय कर लिया कि बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करना है। अब बात आती है मूल समस्या पर। आप कल्पना कीजिए, बल्कि याद कीजिए, कल्पना नहीं याद कीजिए कि पहले विपक्षी एकता होती थी तो वो क्यों प्रभावी लगती थी, लोगों को क्यों लुभाती थी। वो हार गए, जीत गए, सफल हुए, असफल हुए, वो एक मुद्दा है चुनाव में बहुत से फैक्टर होते हैं जो चुनाव का नतीजा तय करते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत बड़ी बात थी तब के विपक्ष में और आज के विपक्ष में, वो है विपक्षी नेताओं की क्रेडिबिलिटी, उनकी साख। आप याद कीजिए 60, 70, 80 और 90 के शुरुआती दशक तक कौन लोग थे विपक्ष में? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, मधु लिमये, मधु दंडवते, इंद्रजीत गुप्ता, ज्योतिर्मय बसु, मृणाल गोरे, रामकृष्ण हेगड़े, रामधन, कृष्णकांत, ये जितने नाम मैंने लिए विपक्षी नेताओं के, और भी ले सकता हूँ, ये जितने नाम लिए हैं, इनमें से एक भी नेता के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो बेईमान था या उस पर बेईमानी का आरोप लगा हो, या उसे लोगों की धारणा में, वास्तविकता को तो छोड़ दीजिए, लोगों की धारणा में भी उस पर भ्रष्ट होने का आरोप रहा हो या उसकी भ्रष्ट होने की छवि रही हो, उसके निष्ठा पर कभी सवाल उठा हो। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो वंशवादी राजनीति को चलाता हो या उसका पोषण और संरक्षण करता हो। कोई ऐसा नेता नहीं था, इसलिए जनता में उनके प्रति बड़ी इज्जत थी। उनका संगठन ऐसा नहीं था, साथ रह नहीं पाते थे, कांग्रेस का वर्चस्व इतना प्रभावशाली था कि उसके सामने टिक नहीं पाते थे, वो सब बातें अलग हैं। लेकिन उनकी साख पर, उनकी विश्वसनीयता पर लोगों को कभी शक नहीं था। वो बहुत सम्मान की नज़र से जनता में देखे जाते थे, और जनता में उनके प्रति जो प्रेम था वो भी कांग्रेस के किसी नेता, यहाँ तक कि नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी तक, किसी से कम नहीं था। कई मामलों में तो ज़्यादा था। और ये सब जहाँ पहुँचे अपने संघर्ष से पहुँचे, नीचे से उठकर ऊपर तक आए। किसी का बेटा होने, बेटी होने,
भतीजा होने, दामाद होने का जो है वो फ़ायदा नहीं मिला था। ये सब अपनी मेहनत से, अपनी निष्ठा से, अपने लगन से, अपने संघर्ष से वहाँ तक पहुँचे थे, उनकी जो भी सीमाएं रही हों। लेकिन उनके बारे में कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता था, न उनके चरित्र पर, न उनकी ईमानदारी पर, न उनकी निष्ठा पर, न उनके देश प्रेम पर, न उनके देश के बारे में जो उनका विजन था उसको लेकर, और न ही विचारधारा को लेकर। इन सब की अपनी विचारधारा थी। ये सब जब मिलते थे तो उसमें जो कॉमन डिनोमिनेटर होता था, जो उभयनिष्ठ बिंदु होता था, उसके आधार पर मिलते थे। और इनको जोड़ने वाली थी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति। आज के विपक्ष पर आ जाइए। राहुल गांधी बेल पर रिहा हैं और एक मामले में दोष सिद्ध हो चुके जो है सज़ा पाने वाले हैं। अगर सज़ा रुकती नहीं तो सज़ा पाएंगे 2 साल की। उन पर जो आरोप है जिस मामले में बेल पर है वो भ्रष्टाचार का मामला है। उसके अलावा कई मामले हैं, उनको देख लीजिए। इसके अलावा कौन सामने दिखाई देता है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकल कर आए थे, आज उनकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में आकर डूबी हुई है। उनके 4-4, 5-5 नेता जेल में हैं। उनके 2 सबसे करीबी मंत्री जेल में हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में। और अरविंद केजरीवाल कब जेल चले जाएंगे किसी को कुछ पता नहीं। बिहार पहुंचिए, नीतीश कुमार ने अपनी हालत ये बना ली है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के ही, राष्ट्रीय छोड़ दीजिए, बिहार के किसी नेता, बीजेपी नेता के घर कोई शोक संवेदना व्यक्त करने जाएं, कोई खुशी का मौका हो उस पर, शादी ब्याह का, उसमें जाएं, तो पहली चर्चा क्या होती है कि पलटने वाले। पलटेंगे क्या? दूसरे दिन से अखबारों में, टीवी चैनल पे बहस शुरू हो जाती है कि वो फला बीजेपी नेता से मिले थे, क्या फिर पलटने वाले हैं, क्या फिर पलटी मारेंगे। ये क्रेडिबिलिटी हो गई है नीतीश कुमार की। तेजस्वी यादव ईडी बुला चुका है, सीबीआई बुला चुकी है, 2 मामलों में भ्रष्टाचार का आरोप है, जेल में नहीं है, लेकिन जेल जाएंगे इतना तय है। कब जाएंगे ये पता नहीं है, लेकिन जाएंगे इतना तय है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, 3री बार मुख्यमंत्री हैं, बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उनके 3-4 मंत्री जेल में हैं, नेता जेल में हैं, कितनों के खिलाफ जांच चल रही है। और ये सब जांच उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश से चल रही है। पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक के बाद एक मामला खुलता जा रहा है। ममता बनर्जी के लिए इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। उनके लिए ये बताना, ये समझाना मुश्किल हो रहा है कि इसमें वो शामिल नहीं है। और पार्टी के नेताओं की ही बात नहीं, उनके परिवार के लोग भी आरोप के घेरे में हैं। तो ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी पश्चिम बंगाल के बाहर कितनी है, और पश्चिम बंगाल में भी गिर रही है, ये सबको दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के इस समय सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह कभी दिल्ली जाते हैं, कभी कोलकाता जाते हैं। उनको किस दिशा में जाना है, क्या करना है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। कभी रामचरितमानस पर विरोध कराते हैं, कभी जो विरोध कर रहा है उसका मुंह बंद कराते हैं, कभी किसी मुद्दे पर बोलते हैं, कभी कांग्रेस के समर्थन में बोलते हैं, कभी कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। तो वो कन्फ्यूज्ड व्यक्ति हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि जाना किधर है। और अभी सुप्रीम कोर्ट से वो और उनका परिवार जो है बचा है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। उसमें कैसे क्या हुआ, अब ये फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, YRCP के अध्यक्ष हैं, और वो ठीक उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर लालू प्रसाद यादव थे। उसी तरह के 6 मामले चल रहे हैं। कई मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। केवल जो अपने देश में न्याय देर से मिलता है उसकी वजह से वो बचे हुए हैं, वरना जब भी फैसला होगा मुझे नहीं लगता कि उनका बचना आसान होगा। KCR बगल के तेलंगाना में लोकप्रियता लगातार घट रही है, तमाम तरह के आरोप हैं। उनकी बेटी शराब घोटाले में आरोपी है, उसका नाम FIR में है, एक चार्जशीट में है। और मायावती नोट की सड़क पर चलने का फैसला किया तो राजनीति की सड़क छूट गई।
तो आज बैठी घर में अपने घाव सहला रही है। न जनता पूछ रही है, न कार्यकर्ता पूछ रहा है, न नेता पूछ रहे हैं। बस समय समय पर ट्विटर पर बयान आ जाते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन है, उनकी विधानसभा सदस्यता बची हुई है इसलिए कि बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। कुछ कर नहीं रही मतलब बीजेपी को करना नहीं है। जो कुछ करना था चुनाव आयोग कर चुका है। सिर्फ राज्यपाल को बताना है कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट क्या है। लेकिन बीजेपी चूंकि वैकल्पिक सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए हेमंत सोरेन बचे हुए हैं। उन्होंने अपने को ही माइनिंग का लाइसेंस दे दिया। अब इस तरह का खुला भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्टाचार की सीमा लांघने वाले वाकये हैं ये सब। और आखिर में काका की बात किए बिना कैसे बात पूरी होगी, यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार आतंकवादियों के संरक्षक, माफिया के संरक्षक और भ्रष्टाचारियों के सिरमौर। अपनी पार्टी में समस्या है, अपने परिवार में समस्या है, परिवार के लोगों पर, पार्टी के लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। उनके दो मंत्री जेल में थे, एक मंत्री जेल से निकले हैं, कभी भी जेल में है, पूर्व मंत्री हो गए। सरकार थी उस समय एमवीए की, तब जेल गए थे। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि आप पूरे विपक्ष पर नज़र डालिए। एक सिर्फ नेता आपको दिखाई देता है, नवीन पटनायक, जिसके खिलाफ आपको कुछ भी बोलने में बड़ी दिक्कत होगी। बाकी कोई ऐसा नेता नहीं है विपक्ष में, आप राज्य दर राज्य उठाकर देख लीजिए, जिसके खिलाफ बोलने के लिए कुछ न कुछ हो, जिसकी निष्ठा संदेह के घेरे में न हो, जिसकी ईमानदारी पर वंशवाद की राजनीति के समर्थन की या वंशवाद की राजनीति करने का आरोप न हो। तो विपक्ष की समस्या एकता की नहीं है, विपक्ष की समस्या विचारधारा की भी नहीं है, विपक्ष की समस्या संगठन की भी नहीं है, विपक्ष की समस्या नेतृत्व की भी नहीं है, विपक्ष की समस्या है क्रेडिबिलिटी की साख की। विपक्ष के किसी नेता की कोई साख नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है आम जनता की नज़र में। और इसके बरक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख जो है वो आसमान छू रही है। ये फ़र्क है विपक्ष में और सत्ता पक्ष में। ये फ़र्क दिखाई देता है चुनाव के नतीजे में। जब नतीजा आता है तो ईवीएम याद आती है विपक्षी दलों को, और आप देखते रहिए 2024 के बाद बहुत हाहाकार मचेगा ईवीएम को लेकर। तो सवाल ये कि उस पर भी कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष के नेताओं की हालत ये है कि अगर वो सच भी बोल रहे हो तो लोगों को शक होता है कि ज़रूर कुछ झूठ होगा, इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ होगी, ज़रूर कोई बात ऐसी है जो छिपाई जा रही है, पूरी बात नहीं बताई जा रही है। इतनी गिरी हुई साख वाला विपक्ष इस देश में कभी नहीं रहा है जो आज है। इसलिए जनता की नज़र में वो चढ़ता नहीं है, इसलिए जनता को भाता नहीं है, इसलिए जनता वोट देती नहीं। तो जब तक विपक्ष में कोई ऐसा साख वाला नेता नहीं आएगा, तब तक विपक्ष की हालत में कोई सुधार नहीं होने वाला। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।